जय हिंद फ्रेंड्स। इलेक्ट्रिकल का जो टॉपिक चल रहा था वो ट्रांसफार्मर हम लोग पढ़ रहे थे। कल हमने ये देखा कि ट्रांसफार्मर के कितने टाइप होते हैं, या कोर के या वाइंडिंग के, ये हमने देखा। और साथ में हमने ट्रांसफार्मर की ईएमएफ इक्वेशन देखी। हमने ये भी देखा कि ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पर काम करता है, एंड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी दो टाइप के होते हैं इंडक्शन। एक है सेल्फ इंडक्शन और दूसरा है म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन के आधार पर है ट्रांसफार्मर का बेस है एसी सर्किट, आरएलसी बिहेवियर, एसी के साथ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का कैसे बिहेवियर होता है, और साथ में उसका बेस है मैग्नेटिक सर्किट। ये दोनों चैप्टर आपको आने चाहिए, ठीक है। अब हम आज देखते हैं टाइप्स ऑफ कोर में। कोर कहिए या कोर का शेप कहिए। मेनली कोर का शेप ई टाइप, टी टाइप या आई टाइप होता है, ठीक। एक स्ट्रक्चर ये है, दूसरा ये है, तीसरे इसकी लिम्ब ये है, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर ज्वाइंट। ज्वाइंट आप कोशिश कीजिएगा, या ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग के समय कोशिश ये करते हैं कि ज्वाइंट अवॉइड करते हैं। ज्वाइंट कम से कम रहें, बिना ज्वाइंट के तो काम चलेगा नहीं। ज्वाइंट को कम करने के लिए हम एक दूसरे टाइप की कोर यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रूसीफॉर्म। ये इस प्रिंसिपल पर है कि फॉर ए गिवन एरिया, अगर हमारा एरिया फिक्स हो, देन सर्किल, हमारे पास कई प्रकार के डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप होते हैं। ये ज्योमेट्रिकल शेप ही हैं, ई टी आई, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब क्या है, ज्योमेट्रिकल शेप है। तो उसमें से सर्किल हैज मिनिमम पेरीफेरी। सर्किल में की जो पेरीफेरी होती है वो सबसे कम होती है। और वाइंडिंग हमेशा याद रखिएगा, वाइंडिंग हमेशा पेरीफेरी में ही की जाती है। पेरीफेरी जितनी कम होगी, वाइंडिंग मटेरियल उतना ही कम लगेगा। तो इस क्रूसीफॉर्म में यही कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है। क्रूसीफॉर्म कोर में उसकी कोर क्या होती है, सर्कुलर होती है, ठीक। अब सर्कुलर रखने के पीछे कारण क्या है, हेंस लेस कंडक्टर मटेरियल इज रिक्वायर्ड। तो हमारा कॉस्ट क्या होती है, कम हो जाती है। इसलिए हम किस कोर का इस्तेमाल करते हैं, क्रूसीफॉर्म कोर का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज, क्रूसीफॉर्म में हमारा एक सर्किल बन तो गया, लेकिन यहां पर अगर हम इस सर्किल में अंदर मटेरियल रखते हैं या कोर रखते हैं,
तो फिर क्या होता है, इस सर्किल बनाने के लिए हमारे पास ज्वाइंट्स ज्यादा लगती हैं, या ये कहिए, ज्वाइंट्स छोड़िए, ज्वाइंट्स बोलना गलत हो जाएगा, डिफरेंट साइज के लैमिनेशंस लगते हैं। लैमिनेशंस का ये मतलब हुआ, एक सॉलिड सीट ना लेकर के सीट की को जो है पतले पतले चादर में काटना, सॉलिड मटेरियल ना लेकर के उसको पतली पतली सीट में काट करके लेना। तो जो लेमिनेशन होता है, लेमिनेशन का ये मतलब होता है कि पतली सीट, एक तरीके से ये कहेंगे। सॉलिड मटेरियल की बजाय हम क्या इस्तेमाल करते हैं, लेमिनेटेड सीट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो अगर हम सर्कल यूज करेंगे तो इस सर्कल को फुलफिल करने के लिए हमें कई सारे साइज के लेमिनेशन लगाने पड़ेंगे। यह है सिंपल फार्म। अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ का एरिया और यहाँ का एरिया बच गया। हमें अगर इसको भी ऑक्यूपाई करना है तो हम कुछ ऐसा बनाएंगे इसको। ये देखिए, अब यहाँ पर मैक्सिमम एरिया यूज हो गया सर्किल का, लेकिन यहाँ पर अलग अलग साइज के लेमिनेशन लगे। हमने स्टेप वाइज किया, इसको बोलते हैं स्टेप्ड कोर। कितने स्टेप यहाँ पर हैं, एक स्टेप ये, दूसरा ये, तो इसको बोलेंगे टू स्टेप्ड क्रूसीफॉर्म कोर। अगर एक स्टेप होगा तो एक स्टेप कुछ ऐसा होगा, ये एक स्टेप का है, वन स्टेप। ठीक, कल हमने एक ये भी टाइप देखा था, एक कोर टाइप, एक सेल टाइप। मैंने बताया था कि कोर टाइप में नेचुरल कूलिंग अच्छी होती है, इसी वजह से जितने भी हायर रेटिंग के ट्रांसफार्मर होते हैं उन सब में कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है। सेल टाइप हम यूज नहीं करते। सेल टाइप सैंडविच टाइप है, वहाँ पर हीट को निकलने का रास्ता कम है। क्यों? क्योंकि दो वाइंडिंग के बीच में, दो एलवी के बीच में एक एचवी रखी है। ठीक, नेक्स्ट, कल हमने ये भी देख लिया था कि ट्रांसफार्मर ही नहीं, कोई भी एसी मशीन हो उसमें ईएमएफ इक्वेशन ये होगी 4.44 एफ वाई एम एन। एन है नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक, मैंने ये भी बताया था कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। जिधर के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे उधर ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसी के आधार पर हम स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का डिस्क्रिप्शन करते हैं। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करते हैं उनको। साथ में हमने ये भी बताया था कि अगर मैं ईएमएफ पर टर्न निकालूं, मतलब ई बाई एन, तो क्या होता है 4.44 एफ आई एम। ट्रांसफार्मर में रोटेशनल पार्ट नहीं होता तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है। जो हम इनपुट सप्लाई देंगे उसी फ्रीक्वेंसी की आउटपुट सप्लाई मिलेगी। ट्रांसफार्मर में फ्लक्स कांस्टेंट होता है, ट्रांसफार्मर इज ए कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस। ठीक, तो ईएमएफ पर टर्न ट्रांसफार्मर का कांस्टेंट होता है। मतलब ईएमएफ पर टर्न चाहे आप एलवी साइड निकालें चाहे एचवी साइड, दोनों जगह सेम होगा। ये हमने आपको कल यहां तक बताया था। ठीक, अब आज इसके आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, ट्रांसफार्मर ऑपरेशन एट नो लोड। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप ट्रांसफार्मर समझ गए तो आपको एसी मशीन समझने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक,
ट्रांसफार्मर का ऑपरेशन नो लोड पर। एसी वोल्टेज है ये। ध्यान से देखिए, यहां पर है नंबर ऑफ टर्न्स N1 और यहां पर है N2। N1 N2 नंबर ऑफ टर्न्स हैं। एक चीज ये भी नोट कर लीजिए इधर, अभी ध्यान आया तो बताए दे रहे हैं। N1/N2 को ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो या इसी को बोला जाता है टर्न रेशियो। ठीक, N1/N2 को। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, हमने ट्रांसफार्मर के इनपुट साइड में हमने एसी सप्लाई दी। सर्किट क्लोज है, सर्किट क्लोज है तो यहां से करंट फ्लो होगी। ठीक, करंट फ्लो हुई, करंट को नंबर ऑफ टर्न्स मिले तो N1 इंटू आई क्या देगा? MMF, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। मैग्नेटिव मोटिव फोर्स जैसे ही मिला, जैसे ईएमएफ मिलता है तो वोल्टेज मिलता है तो करंट फ्लो होती है, ठीक वैसे ही एमएमएफ जनरेट होता है तो क्या मिलता है? फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। ये फ्लक्स दोनों वाइंडिंग के साथ लिंक किया, N1 के साथ और N2 के साथ। तो इसने प्राइमरी साइड में ईएमएफ दिया N1 d∅dt और सेकेंडरी साइड में ईएमएफ दिया d∅dt N2 के साथ विद माइनस साइन। तो यहां पर जनरेट हुआ E1 और यहां पर जनरेट हुआ E2। केवल चीजों को समझते जाइएगा। एक चीज और समझ लेते हैं पहले। मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या कहता है, पहले समझ लेते हैं। राइट हैंड रूल ये कहता है कि अपना दाहिना हाथ की उंगली कंडक्टर के जगह पर रखिए। ध्यान से देखिए, ये है ट्रांसफार्मर की, ये कोर है। हमने वाइंडिंग ऐसे की है तो कंडक्टर जिधर है, वायर इधर है, हमने इधर की तरफ दायां हाथ रखिएगा, राइट हैंड। ठीक, हमने इधर की तरफ उंगली रखी जिधर कंडक्टर है और जिधर करंट जा रही है उधर की तरफ उंगली मोड़ी। उंगली मोड़ते समय ध्यान रखिएगा कि जैसे नॉर्मल इंसान की, सामान्य इंसान की उंगली मुड़ती है वैसे ही मोड़िएगा। उंगली मोड़ते समय ना तो शक्तिमान बनना है न रजनीकांत बनना है, सामान्य इंसान ही बने रहना है। ठीक, तो जैसे ही हमने कंडक्टर की डायरेक्शन में उंगली रखी और उंगलियों को मोड़ा किधर? जिधर करंट जा रही है। करंट अगर ऐसे गई तो करंट इस कंडक्टर से ऐसे जा करके नीचे गई, फिर ऐसे हमने हाथ रखा और करंट नीचे गई तो उंगलियां ऐसे मुड़ी, तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वो क्या बताएगी? फ्लक्स की डायरेक्शन। तो इससे फ्लक्स ऐसे जाएगा। अब फ्लक्स ऊपर तो चला नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि ऊपर है एयर। तो इसको लो परमिएबिलिटी, लो रिलक्टेंस का पाथ किधर मिलेगा? इस कोर के थ्रू। तो ट्रांसफार्मर का फ्लक्स ऐसे फ्लो हुआ।
तो ट्रांसफार्मर का फ्लक्स ऐसे निकला। अगर मैं यही वाइंडिंग ऐसे कर देता हूं, कोर यही है, ये पहले वायर नीचे से घुमाकर ऊपर लाया, फिर ऐसे, ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, पहले वायर नीचे गया इसके, फिर उसके बाद क्या लाया, ऐसे करंट क्या आ रही है, पहले नीचे गई इसके पीछे की तरफ, फिर ऊपर निकल रही है। तो हम उंगलियां कैसे मोड़ेंगे, ऐसे। तो थंब की डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ। अगर नीचे की तरफ है तो फ्लक्स इधर नीचे होगा। फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन देखने के लिए राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल किया जाता है, और कैसे किया जाता है वो मैंने आपको बता दिया। तो लिख लेते हैं एक बार इस थंब रूल को। स्ट्रेट द फिंगर्स in the direction of कंडक्टर। जैसे कंडक्टर है उधर की डायरेक्शन में क्या रखना है, उंगलियां रखना है। कर्ल द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन में उंगलियों को कर्ल करना है, घुमाना है। ये हिंदी में लिख लीजिएगा कि सामान्य मनुष्य की तरह ही घुमाना है, रजनीकांत और शक्तिमान नहीं बनना है, ठीक। और तो राइट हैंड थंब किसको बताएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स को, कि मैग्नेटिक फ्लक्स किधर से किधर जा रहा है, ठीक। चलिए, इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके हमने फ्लक्स की डायरेक्शन दिखाई है, और फ्लक्स इधर जा रहा है और उसकी मैक्सिमम वैल्यू है फाई एम, ठीक। अब क्या हुआ, ठीक। अब क्या हुआ, जैसे यहां पर ईएमएफ इंड्यूस हुआ, यहां पर और यहां पर, ये ईएमएफ सेम फ्लक्स के कारण डेवलप हुए हैं, तो इनकी डायरेक्शन या पोलरिटी सेम रहेगी। अगर मैं इसको प्लस माइनस दिखाता हूं, यहां का वोल्टेज, तो यहां का भी प्लस माइनस होगा, क्यों, क्योंकि लेंज लॉ से इंड्यूस्ड ईएमएफ अपने काज को अपोज करेगा, तो वोल्टेज वोल्टेज को अपोज करेगा, ठीक। अगर इसका मैंने प्लस माइनस दिखाया है, ये इसी फ्लक्स का डेवलप हुआ है, तो यहां भी इसका भी पोलरिटी प्लस माइनस होगी। नो लोड का मतलब यहां पर हमने लोड नहीं लगाया है, ये सर्किट है ओपन सेकेंडरी का, ठीक। अब अगर ये ओपन है तो यहां पर जो करंट फ्लो होगी वो होगी जीरो। क्यों फ्लो होगी करंट जीरो, ड्यू टू ओपन सर्किट। ड्यू टू ओपन सर्किट यहां पर करंट जीरो फ्लो होगी। अब ट्रांसफार्मर का रिलेशन लगाइए। ट्रांसफार्मर में इनपुट पावर आउटपुट पावर के बराबर होती है। इनपुट पावर क्या है, V1 I1, आउटपुट पावर क्या है, V2 I2। I2 की वैल्यू क्या है, जीरो, क्योंकि ये ओपन सर्किट है। अगर इनपुट आउटपुट पावर जीरो है, इसका मतलब कि इनपुट पावर भी जीरो होनी चाहिए। ये किस केस में है, जब ट्रांसफार्मर आइडल ट्रांसफार्मर है। तो यहां पर क्या लिखेंगे कि इफ आउटपुट पावर इज जीरो, इनपुट पावर मस्ट बी जीरो। इनपुट पावर भी क्या होनी चाहिए, जीरो। दिस इज इन आइडियल ट्रांसफार्मर। एक आदर्श ट्रांसफार्मर में ये स्थिति होती है, बट यहीं पर क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए, बट इन प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, although
आउटपुट पावर इज जीरो, आउटपुट पावर इज जीरो ड्यू टू I2 जीरो। I2 जीरो क्यों है? नो लोड या ओपन सर्किट की वजह से, ड्यू टू ओपन सर्किट। बट इनपुट पावर इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखिए, इनपुट पावर जीरो नहीं हो रही है तो उसका कारण कौन है? उसका कारण है इनपुट से ड्रा होने वाली करंट। क्यों? क्योंकि वोल्टेज तो ओपन सर्किट में भी रहेगा। समस्या तब आई जब वो करंट ड्रा किया सप्लाई से, हमें आउटपुट में कोई पावर नहीं मिल रही है, इनपुट से उसने सप्लाई करंट ली, मतलब कुछ ना कुछ पावर उसने लिया। अब समस्या ये आ रही है कि आउटपुट में पावर मिल गई जीरो और इनपुट में उसने सप्लाई से कुछ पावर ड्रा की, तो पावर गई कहाँ? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का सिद्धांत क्या कहता है कि ना तो एनर्जी डेवलप हो सकती है और ना ही क्या हो सकती है, वेस्ट हो सकती है, कंज्यूम हो सकती है। केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होती है, कन्वर्ट होती है। तो अगर हमारे पास इनपुट पावर आउटपुट पावर जीरो है तो ट्रांसफार्मर ने जो इनपुट सप्लाई ली वो गई कहाँ? तो उसने, तो यहां पर लिखेंगे कि इनपुट पावर ने दो काम किए। ये अब हम प्रैक्टिकल, आइडियल से प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में पहुंच गए कि ये इनपुट पावर जीरो नहीं है तो वो गई कहाँ? तो उसने दो काम किए। पहला, कोर को मैग्नेटाइज किया, टू मैग्नेटाइज द कोर। और दूसरा, कोर में होने वाली लॉसेज को सेटिस्फाई किया। इस इंग्लिश में इसको लिख लीजिए, टू सप्लाई कोर लॉसेज। और यहां पर टू मैग्नेटाइज कोर। तो अगर आप नो लोड पर ट्रांसफार्मर के बिहेवियर को देखेंगे तो आइडल ट्रांसफार्मर में आउटपुट पावर अगर जीरो है तो इनपुट पावर भी जीरो होनी चाहिए। ट्रांसफार्मर कोई भी करंट सप्लाई से ड्रा नहीं करेगा, इनपुट सप्लाई से। लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल में आउटपुट पावर जीरो है क्योंकि ओपन सर्किट है, लेकिन इनपुट पावर जीरो नहीं है। ट्रांसफार्मर कुछ ना कुछ सप्लाई से पावर ड्रा करता है, इनपुट सप्लाई से। तो वो समस्या ये आती है कि पावर गई कहाँ? तो आप क्या बताएंगे कि पावर दो काम कर रही है। जो हमने इनपुट से सप्लाई करंट लिया, उस करंट ने दो काम किए, उस पावर ने दो काम किया। पहला, कोर को मैग्नेटाइज किया, कुछ पावर कोर को मैग्नेटाइज करने में चली गई और कुछ पावर कोर में होने वाली लॉसेज को सेटिस्फाई करने में चली गई। ठीक, अब यहीं पर लिखिए, ट्रांसफार्मर इस समय जो सप्लाई से करंट ड्रा करता है दैट इज कॉल्ड नो लोड करंट। क्या है उसको? इनपुट करंट को क्या बोलते हैं? नो लोड करंट। नो लोड करंट ने दो काम किए, नो लोड पावर ने दो काम किए। कुछ पावर कोर को मैग्नेटाइज करने में चली गई, तो इस करंट का कुछ पार्ट कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए चला गया। दिस इज नोन एज IM। IM क्या है? कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट विच मैग्नेटाइजेस द कोर। नो लोड करंट का वो कंपोनेंट जो कोर को मैग्नेटाइज कर रहा है दैट इज नोन एज IM, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट। और जो कोर में होने वाली लॉसेज को सेटिस्फाई कर रहा है दैट इज IC,
कोर लॉस कंपोनेंट। ये क्या कर रहा है? कोर में होने वाली लॉसेज को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है, उसका पेट भर रहा है। ठीक, चलिए ईएमएफ इक्वेशन से हमने ये देखा था कि जो फ्लक्स होता है और जो ईएमएफ होता है, ईएमएफ 90 डिग्री लैग करता है फ्लक्स से, ये हमने देख लिया था। ठीक, ई और वी इंड्यूस्ड ईएमएफ और सप्लाई वोल्टेज एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, पोलरिटी में एक दूसरे को क्या करते हैं? अपोज करते हैं। तो अगर ई इधर है तो वी इधर होगा। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर E1 इधर है तो E2 भी इधर ही होगा, क्योंकि दोनों एक ही फ्लक्स से डेवलप हुए हैं। यह है सप्लाई वोल्टेज V1। V2 का हमें नहीं पता। ठीक, V2 E1 और E2 के अपोजिट होता है तो उधर भी V2 हो जाएगा, लेकिन अभी हम उसको ड्रा नहीं कर रहे हैं, केवल V1 लिख रहे हैं। ठीक, अब ध्यान से देखिए, आपने R, L और C तीन एलिमेंट का AC के साथ बिहेवियर पढ़ा है, और AC के साथ बिहेवियर पढ़ते समय आपने ये ध्यान रखा है कि रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट सेम फेज में चलते हैं। इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है और करंट लैग, और कैपेसिटर में करंट लीड करती है और वोल्टेज लैग। आपने साथ में ये भी देखा था कि L और C में यहां पर वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल होता है फाई, वो 90 डिग्री होता है। सॉरी, अगर आप कंफ्यूज ना हो तो इस फाई को कर दीजिए थीटा, ताकि फाई फाई, और इसकी वजह से इन दोनों में कोई भी पावर लॉस नहीं होती। ये आपने पढ़ रखा है, नो पावर लॉस। इसको मैं खाली आपको याद दिला रहा हूं। पावर लॉस खाली रेजिस्टेंस में होती है, केवल और केवल, और इस रेजिस्टेंस की खास बात यह होती है कि वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं। ठीक, कहने का यह मतलब है कि वोल्टेज और जो ट्रांसफार्मर ने नो लोड करंट ड्रा की, ट्रांसफार्मर ने जो नो लोड करंट ड्रा की, थोड़ा इसको और चेंज कर दीजिए। क्यों चेंज कर दीजिए, मैं आपको बता रहा हूं। इस करंट के दो कंपोनेंट जो होंगे, एक होगा आईसी और दूसरा होगा आईएम। तो आईसी कौन होगा और आईएम कौन होगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि लॉसेज कौन सप्लाई कर रहा है। जो भी लॉस करेगा वो वोल्टेज के साथ सेम फेज में होगा, और लॉस कंपोनेंट कौन सा है? आईसी है, तो आईसी वोल्टेज के साथ सेम फेज में जाएगा। रटिएगा नहीं, अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो आप वहां पर समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कोर लॉस कंपोनेंट वोल्टेज के साथ सेम फेज में होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो रेजिस्टेंस से प्रॉपर्टी गेन कर रहा है, क्योंकि वो लॉसेज को होने वाली कोर में होने वाली लॉसेज को सेटिस्फाई कर रहा है। और जो कंपोनेंट फ्लक्स के साथ होगा दैट इज नोन एज आईएम। वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल बनता है थीटा, इसको बोलते हैं नो लोड फेज एंगल, और इसी को अगर मैं कॉस ले लेता हूं, कॉस थीटा नॉट, दैट इज नोन एज नो लोड पावर फैक्टर। कहानी समझ में आ गई? ये याद रखिएगा, आई नॉट दो कंपोनेंट तो होते हैं, आईएम और आईसी, लेकिन ये इनका
फेजर सम होता है, वेक्टर सम नहीं होता, अलजेब्रिक या अर्थमेटिक सम नहीं होता। ठीक, तो आई नॉट, अगर मैं यहां से आई नॉट की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट आई सी स्क्वायर प्लस आई एम स्क्वायर। अगर मैं आई सी की वैल्यू निकालूं तो क्या लिखूंगा, आई नॉट कॉस थीटा नॉट। आई एम की वैल्यू निकालूंगा तो क्या लिखूंगा, आई नॉट साइन थीटा नॉट। और जानकारी के लिए आपको बता दूं, ये चीज आप याद रखिएगा कि आई नॉट फुल लोड करंट का 3 to 5% होता है। मतलब ट्रांसफार्मर की अगर फुल लोड करंट 100 एम्पियर है तो ट्रांसफार्मर नो लोड पर 3 एम्पियर से लेकर 5 एम्पियर तक की करंट ड्रा करेगा, उससे ज़्यादा नहीं। ये डाटा आपको याद रखना है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, जो नो लोड पावर फैक्टर होता है, जिसको आप कास थीटा नॉट बोल रहे हैं, ये 0.3 से लेकर के 0.5 के बीच में होता है। आइडियल पावर फैक्टर कितना होना चाहिए, 1, लेकिन ये 0.3 से लेकर 0.5 के बीच में होता है। पावर फैक्टर अगर 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम करंट कौन सी है, कोर लॉस कंपोनेंट, जो कि वोल्टेज के साथ सेम फेज में है। लेकिन पावर फैक्टर अगर कम है तो ये बता रहा है कि आई नॉट में मैक्सिमम कौन सा कंपोनेंट होता है, आई एम। तो याद रखिएगा, आई एम जो कंपोनेंट होता है वो अराउंड 70% कंपोनेंट होता है। मतलब मैक्सिमम पावर नो लोड पर ली गई, वो कहाँ वेस्ट होती है, ट्रांसफार्मर को की कोर को मैग्नेटाइज करने में वेस्ट होती, यूज होती है, वेस्ट नहीं। ठीक, बात समझ में आ गई। तो यहां पर जो आपको फेजर डायग्राम ध्यान में रखना है, नो लोड पर बिहेवियर, जो मैंने कहानी सुनाई उसी को अपनी भाषा में लिख लीजिएगा। मैं यहां पर डिक्टेट नहीं करूंगा, इज एम आर मैं नहीं बताऊंगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो मैंने आपको बता दिया। आप लेक्चर सुनने के बाद अपनी भाषा में उसको लिख लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे। नींद में भी आपसे पूछेगा कोई तो ठीक वैसे ही बताएंगे जैसे आप अपने पापा का नाम बताते हैं। पापा के नाम में किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं, तो उसी तरह कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक, चलिए, तो हमने ये देख लिया कि ट्रांसफार्मर द्वारा नो लोड पर ली गई इनपुट पावर कहाँ कहाँ जाती है। उसमें से ये दोनों डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और साथ में ये भी इंपॉर्टेंट है कि आई नॉट में मैक्सिमम कितना पार्ट आई एम रहता है और कितना पार्ट आई सी रहता है। ठीक, नो लोड पावर फैक्टर अगर कम है, इसका मतलब कि थीटा की वैल्यू ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि अगर थीटा की वैल्यू ज़्यादा होगी तो कास 90 जैसे जैसे जाएगा, तो ये थीटा 90 की तरफ जैसे ही अप्रोच करेगा, कास की वैल्यू 0 अप्रोच करेगी। ये 0 के आसपास है, 0.3। इसी वजह से मैंने आई नॉट का फिगर जो ड्रा किया है वो फाई की तरफ झुका कर ड्रा किया है, बीच में नहीं है, ध्यान रखिएगा। आप अगर और झुकाना चाहें तो और झुका सकते हैं। एक बार अगर इधर भी कर देते हैं तो कोई अतिसंयोक्ति नहीं होगी। आई नॉट का मैक्सिमम पार्ट आई एम है और छोटा सा पार्ट है आई सी। ठीक, थीटा फाई में कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, आप थीटा रखिए फाई रखिए, आपकी मर्जी। ठीक, चलिए, यहां से हमने फेजर डायग्राम देख लिया ट्रांसफार्मर का नो लोड पर। अब हेडिंग डालते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आइडल ट्रांसफार्मर। अगर ट्रांसफार्मर आइडल है तो पहली बात, उसमें लॉसेज 0 होंगी।
मतलब आईसी का कंपोनेंट क्या होगा, 0। लॉसेज दो टाइप की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं वो आगे आपको पता चल जाएगा। अभी आप लिख लीजिए, कोर लॉसेज और कॉपर लॉसेज। कोर लॉसेज हमने देख लिया, जो कोर के मटेरियल में हो, अभी हम उनको आगे भी देखेंगे, आगे उनके कितने टाइप होते हैं, लेकिन अभी के लिए जान गए कि अभी कोर लॉसेज हमने देखा कि आई नॉट का वो कंपोनेंट जो कोर लॉसेज को सेटिस्फाई करता है, दैट इज कॉल्ड आईसी। ठीक, तो वो कंपोनेंट भी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि कोर लॉसेज नहीं होंगी। दूसरा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वाइंडिंग का 0। अगर रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा तो आई स्क्वायर आर लॉसेज वो 0 हो जाएंगी, और उसी लॉसेज को बोलते हैं कॉपर लॉस। ठीक। तीसरा, परमीबिलिटी की अगर मैं बात करूं, रिलेटिव परमीबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, रिलक्टेंस उतना ही कम होगा। तो कोर की रिलेटिव परमीबिलिटी इनफाइनाइट होती है आइडल के केस में, आइडल ट्रांसफार्मर के केस में। ठीक, आइडल ट्रांसफार्मर के केस में अगर परमीबिलिटी इनफाइनाइट हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि उसको मैग्नेटाइज करने में हमें 0 एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो उस केस में आई नॉट की वैल्यू 0 होती है, मतलब ट्रांसफार्मर की नो लोड करंट क्या होती है, 0। ये सब प्रॉपर्टीज हैं किसकी, आइडल ट्रांसफार्मर की। ठीक, बात समझ में आ गई। ठीक है, याद मत कीजिएगा, केवल समझ लीजिएगा, पॉइंट अपने आप याद आते जाएंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, क्या नेक्स्ट हेडिंग डालिए, कोर लॉसेज। जैसे जैसे टर्म आते जाएंगे वैसे वैसे हम उनकी डिफिनीशन और सारा उनका डिस्क्रिप्शन देखते जाएंगे। कोर लॉसेज मैंने आपको ये बताया कि मैग्नेटाइजिंग, वो नो लोड करंट के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट और दूसरा होता है कोर लॉस कंपोनेंट। कोर लॉस कंपोनेंट वो होता है जो कोर में होने वाली लॉसेज को सेटिस्फाई करता है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि कोर में क्या क्या लॉसेज होती हैं। ठीक, तो कोर लॉसेज दो टाइप की होती हैं, एक होती है एडी करंट लॉस, दूसरी होती है हिस्टेरिसिस। अब हम बारी बारी से इनको देख लेते हैं कि एडी करंट लॉस क्या होती है और हिस्टेरिसिस लॉस क्या होती है। ठीक, इनकी डिफिनीशन भी पहले देख लेते हैं। एडी करंट लॉस होती है कांस्टेंट एफ स्क्वायर पीएम स्क्वायर। हिस्टेरिसिस लॉस होती है, ये कांस्टेंट है, के ई, के एच, एफ की पावर ईटा। ईटा, इसको बोलते हैं ईटा, ईटीए। इसको बोलते हैं स्टीनमिट्ज कांस्टेंट। इसकी वैल्यू 1.5 से लेकर के 2.5 के बीच में होती है। प्रैक्टिकली ना दी हो तो हम 1.6 लेते हैं न्यूमेरिकल में। ठीक, ये के ई और के एच कांस्टेंट होते हैं, इसको बोलते हैं हिस्टेरिसिस लॉस कांस्टेंट और इसको बोलते हैं एडी करंट लॉस कांस्टेंट। जो बीएम है दैट इज नोन एज फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और इसकी वैल्यू होती है, आपको बता चुके हैं, बी की वैल्यू होती है 5/A, फ्लक्स पर यूनिट एरिया। ठीक, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी। ठीक, यहां से साफ साफ नजर आ रहा है क्या,
कि जो एडी करंट और हिस्टेरिसिस लॉसेज हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी हैं। तो कोर लॉसेज पीसी वो दो कंपोनेंट का सम होती है, कांस्टेंट के एच एफ स्क्वायर बी एम स्क्वायर प्लस के ई के एच एफ बी एम की पावर ईटा। अब हम अलग अलग केस देखते हैं। लेट फ्लक्स कांस्टेंट, पहली कंडीशन क्या है कि फ्लक्स क्या है, कांस्टेंट है। फ्लक्स कांस्टेंट है तो फाई एम की वैल्यू कांस्टेंट ले लीजिए। फाई एम की वैल्यू कांस्टेंट है तो बी एम की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी। क्यों? क्योंकि ट्रांसफार्मर डिजाइन के बाद एरिया फिक्स हो जाता है, कोर का एरिया क्या है, फिक्स है। फाई एम कांस्टेंट है तो बी एम की वैल्यू भी कांस्टेंट है। तो पीई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, वहां से क्योंकि ये कांस्टेंट है, एंड पी एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एफ। तो कोर लॉसेज क्या हो जाएंगी, के एच एफ प्लस के ई एफ स्क्वायर। अगर मैं इसको एफ से डिवाइड कर देता हूं तो के एच प्लस के ई एफ, ये ठीक वही लिखा है कि अगर मैं इसको y मानूं और इसको x, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो अगर मैं इसका कर्व बनाना चाहूं तो पी सी बाई एफ ये है, एफ ये है, तो एक इसका एक कर्व, एक स्ट्रेट लाइन होगा जहां पर ये जो है कंपोनेंट वो बताएगा के एच और इस लाइन का स्लोप बताएगा के ई। स्लोप बताएगा नहीं बताएगा, बिल्कुल बताएगा। ये डिफिनीशन तभी निकालिएगा, तभी लगाइएगा जब आपको फ्लक्स क्या दिया हो, कांस्टेंट दिया हो। क्या दिया हो, कांस्टेंट। ठीक, एक चीज यहीं पर, ये तो पहला केस था कि फ्लक्स कांस्टेंट हो तब क्या करना है। दूसरा देखते हैं, केस 2। ट्रांसफार्मर की ईएमएफ इक्वेशन क्या होती है, 4.44 एफ फाई एम एन। यहां से फाई एम की वैल्यू निकालिए, ई डिवाइडेड बाई 4.44 एफ एन। फाई एम की वैल्यू ये है। पीसी क्या थी, पीई प्लस पी एच। ठीक, पीई क्या था, पीई था के ई एफ स्क्वायर बी एम स्क्वायर। बी एम की वैल्यू क्या है, फाई एम बाई ए। फाई एम की ये वाली वैल्यू यहां पर जाकर रखिए तो पीई क्या मिलेगा, के ई एफ स्क्वायर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4.44 एन ए। फिर एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल, तो पीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट के ई स्क्वायर प्लस पीएच की वैल्यू के एच एफ बी ई की पावर ईटा 4.44 एन ए की पावर ईटा एफ की पावर ईटा। तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट के एफ की पावर 1 माइनस ईटा ई रेस टू पावर ईटा। यहां से क्या बात समझ में आई, यहां से ये बात समझ में आई कि इफ
वोल्टेज इज कांस्टेंट, अगर वोल्टेज कांस्टेंट है, अगर वोल्टेज कांस्टेंट होगा तो ईएमएफ भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, देन कोर लॉसेज विल बी कांस्टेंट। पहला क्या था, फ्लक्स अगर कांस्टेंट है तो कोर लॉसेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और दूसरा था फ्रीक्वेंसी स्क्वायर। लेकिन अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो कोर लॉसेज भी क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी। क्यों, क्योंकि ये भी कांस्टेंट बन गया, ये भी कांस्टेंट बन गया। अगर कोर वोल्टेज कांस्टेंट है, उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी के साथ छेड़छाड़ किए तो ये वाला टर्म क्या है, 1 से हमेशा छोटा होगा। तो किसी की पावर अगर 1 से छोटी है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम उसकी वैल्यू बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि कोर लॉसेज क्या होंगी, बढ़ेंगी, बढ़ेंगी ना। जैसे 1/0.5 की पावर 0.5 कर दिए, फिर 0.5 को बढ़ा करके 2 कर दिए, 3 कर दिए, तो ये डिनोमिनेटर क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, लॉसेज क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। ठीक, तो क्वेश्चन करते समय ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास वोल्टेज कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी आपने बढ़ाई, तो एडी करंट लॉसेज फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती। व्हेन वोल्टेज इज कांस्टेंट, यहां पर ये भी लिखिए, एडी करंट लॉस डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। देखिए यहां पर फ्रीक्वेंसी का टर्म आपस में कैंसिल हो जाता है, एडी करंट लॉसेज कभी भी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती। तो ये कंडीशन आपको ध्यान में रखना है कि फ्लक्स कांस्टेंट कह रहा या वोल्टेज कांस्टेंट कह रहा। क्वेश्चन में इतना होशियार होते हैं क्वेश्चन बनाने वाले कि ना तो वो वोल्टेज को कांस्टेंट बोलते हैं और ना फ्रीक्वेंसी को वो फ्लक्स को कांस्टेंट बोलते हैं, वो सिर्फ ये लिखते हैं कि V/F रेशियो कांस्टेंट। अब ध्यान से देखिए, V/F रेशियो कांस्टेंट है, इसका क्या मतलब है, E इज इक्वल टू क्या है, 4.44 F/m(n). अगर मैं ये कहूं कि E/F रेशियो कांस्टेंट है, इसका ये मतलब है कि मैं इनडायरेक्ट रूप से कह रहा हूं कि ये तो कांस्टेंट है ही, अगर ये कांस्टेंट है इसका मतलब मैं इनडायरेक्ट रूप से कह रहा हूं कि फ्लक्स की वैल्यू कांस्टेंट है। तो आपको क्वेश्चन पकड़ना होगा कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो एडी करंट लॉस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करेगी। अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तो ईडी करंट लॉस फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और हिस्टेरिसिस लॉस फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर V/F रेशियो कांस्टेंट है तो इसका मतलब वही है जो फ्लक्स कांस्टेंट का मतलब है। बात समझ में आ गई। तो 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, वो पकड़ लीजिएगा कि क्या पूछ रहा है। न्यूमेरिकल हम सॉल्व कराएंगे, ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे, तो फिर उस समय आपको याद दिलाते रहेंगे। ठीक है, इनके नोट्स अच्छे से बनाइएगा, चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। बेसिक एक बार क्लियर करिएगा, जिंदगी भर आपको याद नहीं करना, ना भूलना है, ना पछताना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट, अब हम जरा इनका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। एडी करंट, एडी करंट, पहली बात तो देखते हैं एडी करंट होती क्या है। इसको बोलते हैं भंवर धारा हिंदी में। भंवर धारा ठीक वैसे होती है जैसे आप शांत जल में एक कंकड़ फेंकें, तो अगर यहाँ पर पानी भरा है, जैसे ही आपने कंकड़ गिराया, वेव्स ऐसे ऐसे पूरे पानी में मूव करती हैं, इन्हीं को बोलते हैं एडी, भंवर। ठीक, तो एडी करंट भी ऐसे ही गोल गोल घूमेगी मटेरियल में। जब किसी मैग्नेटिक मटेरियल जो कि सॉलिड हो, ये वर्ड ध्यान में रखिएगा, सॉलिड वर्ड, एक सॉलिड मटेरियल है, उसको हम मैग्नेटाइज कर रहे हैं, मैग्नेटाइज कर रहे हैं, तो फ्लक्स क्या करेगा, उसमें फ्लो होगा। अब डी फाई बाई डी टी,
अगर एसी है, स्वाभाविक सी बात है कि ये दोनों लॉसेज क्या हैं, एसी में ही होंगी, क्योंकि एसी में फ्रीक्वेंसी है। डीसी में दोनों लॉसेज नहीं होंगी, क्यों? क्योंकि वहां पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो डीसी में आपको एडी करंट लॉसेज और हिस्टेरिसिस लॉस नहीं मिलेगी, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो डी फाई बाई डी टी से अलग अलग जगह पर ईएमएफ के स्पॉट बन जाते हैं। अगर ईएमएफ के स्पॉट बन जाते हैं तो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के बीच में आपस में ही करंट फ्लो होने लगती है, इन्हीं को बोलते हैं ईडी। तो ईडी करंट क्या होती है? व्हेन ए सॉलिड मैग्नेटिक मटेरियल इज मैग्नेटाइज्ड, देन डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ मटेरियल corresponds to different EMF spots. The current flowing between these 2 points is known as एडी करंट। ये करंट कोई भी यूजफुल काम नहीं करती, ये केवल और केवल मटेरियल को हीट करेगी बस, ठीक। तो एडी करंट क्यों बनती है मैंने बता दिया। अगर अल्टरनेटिंग फ्लक्स से मैग्नेटाइज होगा तभी बनेगी, ये भी बता दिया, क्योंकि फैराडे लॉ टाइम चेंजिंग फील्ड के साथ ही लगता है, डीसी में फैराडे लॉ नहीं लगेगा, ठीक। अब एडी करंट डेवलप हो गई और उसने हीटिंग करके क्या किया, लॉसेज या पावर या मटेरियल को हीट करना स्टार्ट कर दिया, लॉसेज करना स्टार्ट कर दी। अब अगर हमें इसको कम करना है तो आई स्क्वायर आर से ये लॉसेज करेंगी, एंड दिस लॉस इज नोन एज एडी करंट। आर है कंडक्टर का मटेरियल रेजिस्टेंस नहीं है, ये इस मटेरियल का रेजिस्टेंस है, जो कि एडी करंट फेस कर रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने में, जिस रेजिस्टेंस को फेस कर रही है, दैट इज नोन एज आर। तो आई स्क्वायर आर से लॉसेज होंगी और ये लॉसेज क्या करेंगी, मटेरियल को हीट करेंगी और कुछ नहीं करेंगी। अब अगर हमें इन लॉसेज को कम करना है, इन लॉसेज को कम करना है तो क्या करेंगे, इन लॉसेज को अगर कम करना है टू रिड्यूस दीज लॉसेज, दीज नहीं दिस लॉस, टू रिड्यूस दिस लॉस, रेजिस्टेंस ऑफ करंट पाथ इंक्रीज। करंट के पाथ का रेजिस्टेंस क्या कर दीजिए, इंक्रीज कर दीजिए। अब ध्यान से देखिए, अगर कोई कंडक्टर होता तो हम क्या करते, अच्छे कंडक्टर के बजाय बैड कंडक्टर ले लेते, तब हमारा रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता। लेकिन ये मटेरियल की बात चल रही है, और मटेरियल में अगर रेजिस्टेंस बढ़ाना हो तो हम क्या करते हैं, इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं। अगर हम इम्प्योरिटी ऐड किए तो उससे परमिबिलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। हमारा मैग्नेटिक मटेरियल हो सकता है कि बैड मैग्नेटिक मटेरियल बन जाए, तो ऐसा काम हम नहीं करते। तो फिर क्या करेंगे, अब हमने ये पढ़ रखा है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाई ए कंडक्टर का। रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उसके लिए ज़रूरी है कि उसको ट्रेवल पाथ लेंथ क्या दे दीजिए, ज़्यादा दे दीजिए। तो इसको क्या करते हैं, करंट पाथ का रेजिस्टेंस टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ करंट पाथ, द पाथ शुड बी लॉन्गर। करंट को लॉन्गर पाथ दीजिए, शॉर्टर पाथ नहीं। करंट अगर लॉन्गर पाथ को फॉलो करेगी तो उसको ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, और जब ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, ठीक। तो इस लॉन्गर पाथ को फॉलो करने के लिए, उस लॉन्गर पाथ को प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, लैमिनेशंस। क्या करते हैं, लैमिनेशंस। ट्रांसफार्मर में जो लैमिनेशंस होता है, लैमिनेशन का सिर्फ इतना सा मतलब रखिएगा, अगर आप अपनी एक कॉपी लें जिसमें आप रफ पेपर या फेयर जो भी आप बनाते हो, नोट्स बनाते हो, अगर सोचिए कि उस मोटी पूरी कॉपी को अगर आपको दिया जाता तो आप कहाँ लिखते,
उसके केवल पहले पेज पर लिखते और सबसे लास्ट दूसरी तरफ खोलते उस पर लिखते। बीच के जो आपके पेजेस लगे हैं वो क्या हैं, उसको ऐसे समझिएगा कि वो उसको हमने क्या कर दिया है, आपको पहले पेज से लेकर के कॉपी के लास्ट पेज तक पहुंचने के लिए बीच में हमने लेमिनेशन कर दिया है। क्या कर दिया है? लेमिनेशन। अब आपको पहले पेज से लास्ट पेज तक पहुंचने के लिए आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, ज़्यादा लिखना पड़ेगा, तब आप जाकर के लास्ट पेज पर पहुंचेंगे। बात समझ में आ गई? तो लेमिनेशन का यही मतलब है कि हम एक मोटा मटेरियल, सॉलिड मटेरियल ना यूज करके हम उसके डिफरेंट डिफरेंट सीट्स काट करके और उनको आपस में जोड़ दिए। ठीक वैसे ही जैसे आपकी कॉपी में पेजेस ऐड हुए हैं, बस अंतर यह है कि हमारे कॉपी में जो पेज होते हैं वो एक तरफ अटैच्ड होते हैं, हम ऐसे खोलते जाते हैं कॉपी को। लेकिन ट्रांसफार्मर या कोर बनाने में कुछ ऐसे नहीं होते, कुछ इस प्रकार होते हैं। एक बार यहां ज्वाइंट करेंगे इधर की साइड, तो दूसरी बार इधर की साइड ज्वाइंट करेंगे, फिर तीसरी बार इधर की साइड ज्वाइंट करेंगे, ऐसा। दैट इज नोन एज बट ज्वाइंट। जैसे बैंक वगैरह के प्रिंटर में जो पेपर रखे जाते हैं वो इसी तरह होते हैं। आप उनको फैलाएंगे तो पूरा सीट फैल जाएगा, लेकिन कॉपी के पेज को फैलाएंगे तो आपको पेजेस निकालने पड़ेंगे। बात समझ में आ गई? लेमिनेशन की थिकनेस ये इंपॉर्टेंट है, और ये थिकनेस याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा। 0.35 mm थिक लेमिनेशन सीट हम कोर बनाने के लिए यूज करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रांसफार्मर की कोर सॉलिड ना होकर के लेमिनेटेड होती है तो क्यों होती है, बता लेंगे। टू रिड्यूस एडी करंट लॉस। अभी हमने एडी करंट पढ़ा, उससे होने वाली लॉसेज पढ़ा, और उसको कम करने के लिए तरीका देखा। इसको हिस्टेरिसिस से ऐड मत कीजिएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि लैमिनेशन किस लिए करते हैं, तो ये बताइएगा कि कोर लॉस कंपोनेंट का जो एक कंपोनेंट होता है एडी करंट लॉस, उसको कम करने के लिए करते हैं। हिस्टेरिसिस लॉस को अभी हमने टच नहीं किया, हिस्टेरिसिस लॉस को अभी हमने कम नहीं किया। बात समझ में आ गई? तो लेमिनेशन का एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है। लेमिनेटेड वर्ड जहां भी आपको दिखा हुआ मिले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिजिक्स में, हमेशा दिमाग की कोशिकाओं में यही जोड़ जाना चाहिए कि जरूर यहाँ पर अल्टरनेटिंग फ्लक्स होगा, जरूर यहाँ पर टाइम वेरिंग फील्ड होगी जो कि एडी करंट लॉसेज को कर रही होगी। हमें उस लॉसेज को कम करने के लिए हमने एक सॉलिड मटेरियल ना यूज करके उसकी पतली पतली सीट काटी, और एक सीट की विड्थ है 0.35 mm, उसकी मोटाई है 0.35 mm। बात समझ में आ गई? एकदम क्लियर रखिएगा कि लेमिनेशन वर्ड का मतलब एडी करंट लॉस को कम करना है, बस। ठीक, चलिए नेक्स्ट, हिस्टेरिसिस लॉस। हिस्टेरिसिस लॉस क्या कहता है? देखिए, ये मैग्नेटिक मटेरियल है, हमने इसको अल्टरनेटिंग फील्ड दिया। अल्टरनेटिंग फील्ड का मतलब क्या हुआ कि एसी फील्ड दिया। एसी के लिए एक सपोज मानते हैं कि कुछ देर के लिए पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए इधर का एन बनेगा, इधर का एस बनेगा, समझने के लिए मानते हैं। फिर नेगेटिव साइकिल जब आएगी तो इधर एस बन जाएगा, इधर एन बन जाएगा। ठीक, यही मतलब है। यह है पॉजिटिव के लिए, यह है नेगेटिव साइकिल के लिए। अब ध्यान से देखिए इसके अंदर क्या चल रहा है। इसके अंदर है एटम्स, और एटम्स में दो चीजें हैं, एक है न्यूक्लियस और दूसरा है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ये थ्योरी सभी को पता है। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल है -1 E0। ठीक, फिजिक्स या केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स अराउंड न्यूक्लियस acts as
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस एक्ट्स एज डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? एन आई ए। एन है नंबर ऑफ टर्न्स, आई है करंट, ए है एरिया। इसका ये है सपोज न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो ये है रेडियस। रेडियस से एरिया निकलेगा पाई आर स्क्वायर। ठीक। आई क्या है? करंट। करंट क्या है? चार्ज पर यूनिट टाइम। तो जहां भी इलेक्ट्रॉन है वो चार्ज है। कहने का ये मतलब है कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की तरह बिहेव करेगा। जैसे ही हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई, ये डाइपोल मोमेंट अलाइन हो जाते हैं एक तरफ, एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। अब ध्यान से देखिएगा, ये तो हुआ पॉजिटिव साइकिल के लिए, लेकिन जैसे ही निगेटिव साइकिल आई, इनकी पोलरिटी रिवर्स होगी। पोलरिटी रिवर्स होगी तो यही डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ घूम जाएंगे, जस्ट इसके अपोजिट। जो अभी इधर घूमे थे वो किधर घूम जाएंगे? इधर की तरफ। घूमेंगे नहीं घूमेंगे? बिल्कुल घूमेंगे, धूमधाम से घूमेंगे। पॉजिटिव साइकिल के लिए एक तरफ घूमे, निगेटिव साइकिल के लिए दूसरी तरफ घूमे। इस साइकिल की, इस एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी है जो हमने लिया है? 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब ये हुआ कि एक सेकंड में 50 बार ये इधर घूमेंगे और 50 बार ये इधर घूमेंगे। ध्यान से सोचिए, सोच कर देखिए, दो मैग्नेटिक मोमेंट हैं, वो आपस में ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, एक बार इधर एक बार इधर, एक बार इधर एक बार इधर। तो उनके बीच में आपस में फ्रिक्शन होगा। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो उस फ्रिक्शन की वजह से जो लॉसेज होती हैं, दैट लॉसेज इज नोन एज हिस्टेरिसिस लॉस। कॉन्सेप्ट क्लियर? रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस एक्ट्स एज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। जब हम एसी सप्लाई देते हैं मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए, तो डाइपोल मोमेंट एक डायरेक्शन में घूम जाते हैं। एसी की पॉजिटिव साइकिल के लिए वो एक डायरेक्शन में घूमे, नेगेटिव साइकिल के लिए दूसरी डायरेक्शन में घूमे। एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। एक सेकंड में वो 50 बार इधर घूमेंगे, 50 बार इधर घूमेंगे। उसकी वजह से उनके बीच में आपस में फ्रिक्शन होगा, और उस फ्रिक्शन की वजह से जो लॉसेज होती हैं, जो हीट जनरेट होती है, दैट इज नोन एज हिस्टेरिसिस लॉस। कॉन्सेप्ट क्लियर? हिस्टेरिसिस लॉस हमने बीएच कर्व में भी पढ़ा था। इसी लॉसेज को इस मटेरियल का अगर मैं बीएच कर्व ड्रा करूंगा, तो बीएच कर्व का एरिया हमें इसी लॉसेज को बताता है। मैंने बताया था कि हिस्टेरिसिस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण पी लैग्स बिहाइंड एच, पी एच के पीछे चलता है। उस प्रॉपर्टी का नाम है हिस्टेरिसिस। हिस्टेरिसिस लॉस में वो कॉन्सेप्ट अभी हमने नहीं लगाया है। हिस्टेरिसिस लॉस का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि फ्रिक्शन की, डाइपोल मोमेंट के बीच में जो फ्रिक्शन होता है, उस फ्रिक्शन की वजह से जो हीट जनरेट होती है, उसी हीट को ही हिस्टेरिसिस लॉस बोलते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, इनका आपस में फ्रिक्शन बढ़ेगा। जब फ्रिक्शन बढ़ेगा तो हिस्टेरिसिस लॉस क्या होगी? बढ़ेगी। बात समझ में आ गई? ठीक। अब ध्यान से देखिए, अगर इनके बीच में फ्रिक्शन कम करना है, अगर हम फ्रिक्शन कम कर दें तो हिस्टेरिसिस लॉस कम हो जाएगी। कम होगी या नहीं होगी? होगी। तो इनके बीच में फ्रिक्शन कम करने के लिए, मतलब हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए, हमने 4 to 5% सिलिकॉन मिला दिया इसमें, इस मैग्नेटिक मटेरियल में। सिलिकॉन एक सॉफ्ट मटेरियल होता है, और ये 4 to 5% किसका है? बाई वेट, बाई वॉल्यूम नहीं। वॉल्यूम के आधार पर नहीं मिलाया, वेट के आधार पर मिलाया। अगर 100 किलो का मटेरियल है तो उसमें 4 से 5%, मतलब 4 से 5 किलो क्या हमने मिलाया? सिलिकॉन मिलाया। तो सिलिकॉन का काम क्या था? सिलिकॉन इसके लिए एक इम्प्योरिटी का काम करेगा, और उसके बीच में वो फ्रिक्शन क्या कर देगा? कम कर देगा। और जब फ्रिक्शन कम कर देगा तो हिस्टेरिसिस लॉस कम हो जाएंगी। तो अब ध्यान से देखिए, मैंने आपको कल बताया था कि ट्रांसफार्मर की कोर CRGO सिलिकॉन स्टील
लैमिनेटेड कोर होती है। CRGO का मतलब बताया था मैंने, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। सिलिकॉन वर्ड क्यों लगाया था, आपको बात समझ में आ गई। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जहां भी आपको लैमिनेशन वर्ड मिले, तुरंत दिमाग की कोशिकाओं की बत्ती यही कहेगी कि यहाँ पर हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए किया गया है। अगर कहीं भी सिलिकॉन वर्ड मिल गया तो याद रखिएगा कि यहाँ पर हिस्टेरिसिस लॉस को कम किया गया है। लैमिनेशन वर्ड मिले तो एडी करंट लॉस को कम किया गया। तो अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपके ऑप्शन में सिलिकॉन वर्ड ऐड करने के पीछे किस लॉसेज को कम किया गया है, तो अगर हिस्टेरिसिस लॉस हो और आयरन लॉस हो और ऑप्शन में कोई एक चूज करना हो, तो हमेशा हिस्टेरिसिस लॉस को चूज कीजिए। अगर ऑप्शन में हिस्टेरिसिस लॉस नहीं है, केवल आयरन लॉस है, तो आयरन लॉस सही आंसर होगा, क्योंकि आयरन लॉस का कंपोनेंट है ये। ठीक है, तो जब भी पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सिलिकॉन वर्ड मिले, दिमाग की कोशिकाएं यही कहनी चाहेंगी कि यहाँ पर हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए ये हुआ है। स्वाभाविक सी बात है कि ये दोनों लॉसेज, चाहे वो एडी करंट हो या हिस्टेरिसिस हो, ये दोनों फ्रीक्वेंसी जब होगी तभी ये, मतलब अल्टरनेटिंग करंट होगी तभी ये होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। तो अच्छे से हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर रखिएगा। सिलिकॉन वर्ड कहीं भी आए, एकदम तुरंत दिमाग में जाना चाहिए कि हिस्टेरिसिस लॉस कम करना है। और लैमिनेटेड वर्ड कहीं भी हुए, लैमिनेटेड कोर, लैमिनेटेड कंडक्टर, तो ये सब के सब क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर एडी करंट लॉस को कम किया गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एडी करंट, सॉरी, ट्रांसफार्मर का फुल लोड पर बिहेवियर देखेंगे। अभी हमारा बेसिक चल रहा है, चाहूँ तो मैं 8-10 घंटे क्लास लेकर भी आपको बता सकता हूँ, लेकिन वो चीज़ें ओवर हो जाएंगी। जैसे एक पेट में थोड़ी थोड़ी रोटी जानी चाहिए, ठीक वैसे ही मन के मस्तिष्क में भी थोड़ा थोड़ा आप ग्रहण कीजिए चीज़ें, पूरा क्रिस्टल क्लियर रखिएगा कॉन्सेप्ट, तो कोई भी एग्ज़ाम वो निकलना नामुमकिन नहीं होता, वो आराम से निकल जाएगा, आराम से आप उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए और खूब अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस का कोई विकल्प नहीं, बार बार लिख कर कीजिए, सोते समय कीजिए, रास्ते में चलते हुए कीजिए, गाना सुनते हुए कीजिए, मूवी देखते हुए कीजिए। प्रैक्टिस करते रहिए, सोचते रहिए चीज़। ठीक है, और बस अगर कोई डाउट हो तो पूछते रहिए। धन्यवाद।